हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। कैसे हैं आप लोग? आज का यह जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब पूछिएगा क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आप लोग को तो मालूम ही है कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर हर एक विषय का मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुका है। तो उसी इंटर में जो सभी विषय का मॉडल पेपर अवेलेबल है, उसी में से मैं हिंदी का पेपर का आज आप लोगों के सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इतना मस्त पेपर आया है, हमको तो लगता है कि यदि ऐसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हमारे जितने भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन, सबका 90 अबव जाएगा ही जाएगा। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप चेक करिए, खुद पता चलेगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जैसे ही हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, सबसे पहले आपको आंसर उसका देखना है। यदि आप 60 एबव 70 एबव इस पेपर में यदि आप 70 एबव चूज कर लिए तो मेरी गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ओके, तो आप खुद को चेक करिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये हमको 100 में इतना नंबर प्राप्त हुआ। फिर मैं आपको रिप्लाई में दूंगा कि आप कितना लेवल तक तैयारी किए हैं और आपके अंदर कितनी तैयारी बाकी है। ओके बच्चों, बाकी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इंटरमीडिएट परीक्षा देख ही रहे, हिंदी का जो 100 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी स्ट्रीम के लिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, सबको इसी पेपर का जवाब देना है। समझ गए ना? सबका सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्चुअल में इजी क्वेश्चन आया है या टफ आया है। वो तो क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग, ये सब तो आप लोग को मालूम ही है, हम लाते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट आप लोगों को। ये सब इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं क्या इंस्ट्रक्शन देगा। ओके, चलिए यहां से स्टार्ट हो गया बाबू। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दिल छोटा करना मतलब हतोत्साहित होना। ना बोलल जाला कि का दिल छोटा कैले बाड़, जाहे द अगला बार पास हो जीब। तो कहने का अर्थ है दिल छोटा करना माने हतोत्साहित होना। यानी क्या होता है, माने हमारा करेज जो है नीचे हो गया। समझ गए ना? मैंने साहस ही नीचे हो गया, उसको हतोत्साहित बोलते हैं। आंखों का तारा होना यानी बहुत ही प्रिय होना। समझ गए ना? जैसे मिस्टर सिन्हा के एक ही पुत्र है और वो भी पुत्र उनकी आंखों का तारा है, यानी सबसे ज्यादा उस पुत्र से वे लगाव रखते हैं। तो इसीलिए दूसरा का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना, कभी कभी बोला जाता है ना किसी को, ढेर लाल पियर मत हो, लाल पियर हो पे तो दू चटकन और धरा दे। माने लाल पीला होने माने गुस्सा करना, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोध करना। सी। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होता है अंकसाई। गोदावरी, अंडज, पार्थिव सब गलत है। पार्थिव का तो अर्थ होता है जो पृथ्वी से संबंध रखे, उसका पार्थिव होता है। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है, जैसे कि चिड़िया। समझ गए ना? तो ये क्या होगा? अंकशाई। अंक मतलब गोद होता है। एक और नया चीज आप सीख जाइए, गोद का पर्यायवाची क्या होता है? अंक होता है। समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा के बारे में। ओके, शिक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभय लिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? तो हमारी शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा, मैंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, तो शिक्षा क्या हो जाएगा बाबू? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। सभा शब्द क्या है? सभा तो आकारांत है, तो आकारांत तो एवरेज स्त्रीलिंग ही होता है। वहां पर सभा इकट्ठा हुई है। समझ गए ना? सभा संपन्न हो चुकी है, सभा शुरू हो गई है, तो सभा भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। परीक्षा शब्द क्या है? आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई। समझ गए ना? परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब हो जाएगा बी। ओके, चलिए 8वां, घी शब्द क्या है? ओके, तो यहाँ देख कर लग रहा है कि खाली एकदम स्त्रीलिंग आया है, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया। ये घी जो है वो पुलिंग है, जैसे मोती पुलिंग है वैसे ही घी भी क्या है? पुलिंग है। ओके, एक और याद रखिएगा, घी के अलावा यदि मोती दे तो मोती भी क्या है? पुलिंग, और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दही दे एग्जाम में, दही भी क्या होता है? पुलिंग, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? इसके साथ साथ इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से पूछ दे। ओके, आगे, वचन के कितने भेद होते हैं? तो भाई वचन तो ही दो ही होते हैं हिंदी में।
कौन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में भले वचन 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इंग्लिश में भी सेम कंडीशन है, 2 ही होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि मतलब क्या होता है? आग। तो आग, अनल, पावक सब हो सकता है। तो देखिए कुछ दिया है, हाँ पावक हो जाएगा। अगला, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रश्मि मतलब तो किरण होता है। सरोज मतलब क्या होता है? कमल, क्योंकि भानु मतलब तो सूर्य हो जाता है। तो इसीलिए 11 का सही जवाब बी होगा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है बाबू। ओके, चलिए जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। समझ गए ना? जो बहुत बोलता है उसको वाचाल, और जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कम बोलता है उसे क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट में टाइप कर दो, नहीं टाइप करोगे तो मैं बता दूंगा। जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। जो कम बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी। ओके, और जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। तो ये पूछ दिया है तो ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, आगे, जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, और जो औरत अभिनय करती है अभिनेत्री। हर क्वेश्चन पर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद रखिए बाबू, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है बस आपको एक सैंपल दिया गया है कि इसी के आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि टोटल यही क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। आप बड़ी चतुर थोड़ी ना हुए हैं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाएगा आप 100 में 100 ला देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसके कहने का अर्थ है कि इसी के आधार पर, हाँ पुरुष पूछा है तो औरत पूछ सकता है, अब अभिनेता नहीं होगा अभिनेत्री हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 का जवाब, जल में रहने वाली सेना के लिए क्या होते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेवी कहते हैं ना, और हिंदी में क्या कहते हैं? नौसेना। तीव्र बुद्धि वाला के लिए क्या कहते हैं? कुशाग्र। जिसकी बुद्धि एकदम तीव्र हो उसको कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। सहृदय मतलब तो होता है बढ़िया बढ़िया हृदय वाला। आज्ञाकारी मतलब तो होता है आज्ञा का पालन करने वाला। विश्वस्त मतलब तो विश्वासी होता है। तो इसीलिए तीव्र बुद्धि वाला क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। ओके, आसान है ना एकदम? ये सब क्वेश्चन नहीं है भाई, ये सब हलवा है, हलवा। और पक्का आप पढ़े होंगे तो इजी लग रहा होगा, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको भारी लग रहा होगा, मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। आप चेक करो, 70 से नीचे जा रहे हो मतलब अभी आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। समझ गए? अगर 70 से ऊपर जा रहे हो तो आपकी तैयारी सुपर है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे इतने टेस्ट दे दिए हैं कि उनकी ये सब क्वेश्चन उनको आ रहा होगा जो पढ़ने वाले होंगे। ओके, चलिए इसीलिए एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं। ऑफलाइन का जो क्लास है मेरा इंटर का सेकेंड ईयर का, वो 3 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। यदि आपके कोई इच्छुक लोग होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट, तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे ट्यूशन में भेज सकते हैं। पता है सरना रोड शाहपुर, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट। सरना रोड शाहपुर, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट, रंजीत सर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 16 का, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो कमल के जैसी आंखें, कमल रूपी आंखें, आंखें कमल के जैसी, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष्य आपको मालूम ही है, जिसमें विशेषण विशेषण विशेष्य और एक और चीज होता है उपमा उपमेय। ये यदि आपको लग जाए ना बाबू, तो उसको आप एकदम बेफिक्र होकर समझ जाइएगा कि वो कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो इसीलिए क्या होगा? बी। और ये उपमा उपमेय का उदाहरण है। आगे, आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, क्योंकि आ यहाँ पर क्या है? अव्यय, और जिसका पहला पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आजीवन में क्या होगा? अव्ययी भाव। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? तो अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। तो बीच में ये क्या लगा है? संयोजक चिन्ह लगा है। तो संयोजक चिन्ह की वजह से ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ये चिन्ह भी आता है एग्जाम में, 10वां क्लास का पेपर का सॉल्यूशन हम कराए हैं, उसमें ये पूछा था संयोजक चिन्ह, आप लोग भी याद रखिएगा। और हमारे इस चैनल पर अपलोड भी है, वहां देख भी सकते हैं। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नौ मतलब क्या होता है? 9। जिसमें संख्यावाचक आ गया ना बाबू, जिसमें संख्या
संख्यावाचक रहेगा उस समास को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु। बहुब्रीहि समास तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ लाता है। तत्पुरुष समास में तो कारक के चिन्ह लगे रहते हैं। कर्मधारय समास तो अभी बताए ही कि विशेषण विशेष्य और उपमा उपमेय रहता है। तो कुल मिलाकर क्या होगा? द्विगु समास में संख्या रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब दीजिए। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान पर्यायवाची, तो आयुष्मान को और क्या कहते हैं? चिरंजीवी। समझ गए ना? आप लोग कार्ड देखिएगा शादी विवाह का, तो आयुष्मान आयुष्मती ऐसे लिखा रहता है ना, तो चिरंजीवी भी आयुष्मान को बोला जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो पृथ्वी माने भूमि, पृथ्वी माने भूमि, मिट्टी आसमान पताल ये सब पृथ्वी का कभी पर्यायवाची होता है क्या? आगे संधि के कितने भेद है? वाह, ये क्वेश्चन नहीं हलवा है, ओके, लेकिन पढ़ने वालों के लिए। चलिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होंगे बाबू? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। समझ गए? 3। यदि पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछ दे, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद हो जाएंगे? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कितने भेद हो जाएंगे? 5। ओके, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि। ओके, आप कमेंट में इसको लिख कर टाइप करिएगा कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, दिगंबर का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का क्या होता है? दिक् जोड़ अंबर, ये होगा दिक् जोड़ अंबर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है बाबू। ये किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा इस चैनल पर। ओके, कोई यहाँ पर कथा कहानी नहीं चल रहा है कि टाइम वेस्ट कर दिया जाए। ओके, चलिए, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यसह जोड़ दा, यसह जोड़ दा। और ये किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग। जो एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि वही सवाल पूछ सकता है। ओके, आगे तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोड़ बल, ये होगा। और ये भी किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। उसका नियम है मनः जोड़ हर, मनोहर, सरह जोड़ वर, सरोवर। विसर्ग हटकर ओ में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग हटकर ओ बन जाता है। अब चाहे तपोबल हो, यशोदा हो, मनोहर हो, सरोवर हो, सब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिए। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ये आ गया दीर्घ संधि का उदाहरण, आप लोग को तो पढ़ा है। वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता मतलब बातचीत होती है। तो देखिए वार्ता में क्या है? आ है, और आलाप में भी क्या है? आ है। आ के मेल से क्या बनता है? आ के मेल से क्या बनता है? आ। और ये किस संधि का उदाहरण है बाबू? ये भी आपको बता दे, दीर्घ संधि का। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। और दीर्घ किसके अंतर्गत आता है? स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए तो इतना डिटेल से आपको बता दिए, अब तो तनिक भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ओके, आगे महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए लगा है, तो जिसमें ए लग जाए वो गुण संधि का उदाहरण होता है। वो किस संधि का उदाहरण होता है बाबू? गुण संधि का। ओके, गुण संधि का ट्रिक होता है ए ओ अर गुण जानिए, जिसके उच्चारण में ए ओ अर आ जाए वो गुण संधि का उदाहरण है। तो चलिए, तो क्या होगा? महा जोड़ इस कहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो महा में क्या है? आ, और यहां पर क्या है? दीर्घ ई, दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? ए। ओके, तो ऐसे ही यदि आप डीपली नॉलेज चाहते हैं, समझ गए ना, स्पेशल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास पढ़िए। और हम मात्र 2 ही विषय पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन बेहतरीन पढ़ाएंगे इंटर में आपको। ये नहीं कि हम अकेले आकर कह दिए कि हम 5 विषय पढ़ाएंगे, हमको सब आता है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंटर वास्ट सिलेबस होता है। ओके, तो इतना डिटेल से जानना है तो आपको स्पेशलिस्ट के पास पढ़ना है, और वो हम लोग आपको नॉलेज देते हैं। ओके, चलिए आगे। कठोर, कठोर का विलोम क्या होगा? चलिए कठोर, तो कठोर मतलब तो कड़ा होता है बाबू। अब इसका विलोम तो भाई कुछ मुलायम में हम लोग देखेंगे, तो कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। स्तुति मतलब बड़ाई करना होता है, तो स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा। निंदा करना मतलब शिकायत करना, तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम्हारी शिकायत हो रही है। स्तुति का उल्टा क्या होता है? निंदा। याद रहेगा ना? आगे
क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। चलिए, तो कनिष्ठ मतलब क्या होता है? छोटा। ओके, तो कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। जैसे वो मेरा कनिष्ठ भाई है, यानी जिसको अनुज बोलते हैं ना, उसी को कनिष्ठ भी बोलते हैं। जिसको अग्रज बोलते हैं ना, उसी को ज्येष्ठ बोलते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई। कनिष्ठ भ्राता, छोटा भाई। तो कनिष्ठ का उल्टा क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ, क्योंकि हमको उल्टा बताना है, विलोम बताना है। अंतरंग का क्या होगा? बहिरंग। अंतरंग, बहिरंग, इसको उल्टा में याद रखिएगा। आगे, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर, तो तिमिर मतलब तो अंधकार होता है। तिमिरांकित, ऐसे आप लोग शब्द पढ़े होंगे। तो तिमिर मतलब अंधकार, तो जब तिमिर मतलब अंधकार हो गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश। ओके। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण मतलब काला, इसका विलोम क्या होगा? शुक्ल। इसको एक ट्रिक से याद करवा देते हैं। आप लोग कैलेंडर में सुने होंगे, ये भी औरतों के मुंह से सुने होंगे देहात में। औरतें कहती है 15 दिन के अनहरिया होला, 15 दिन के अंजोरिया होला। तो जो अनहरिया बा ओके कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और जो अंजोरिया कहेली लोग ओकरा के शुक्ल पक्ष बोले नहीं जा। तो कैलेंडर में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दिया रहता है। तो कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये तो बेहद आसान है। ओके, चलिए विज्ञान, तो विज्ञान में तो ज्ञान के पहले क्या लगा है? वी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। ओके, चलिए पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा। तन के पहले पूरा लगा है, पूरा मतलब प्राचीन होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। देखिए उपसर्ग भी कितना इजी पूछा था। एकदम लोग कहते हैं ना, आंख मूंद के जवाब देना, वही है। बशर्ते कि आंख खोल के जवाब देना है, नहीं तो इधर का उधर पेंट हो जाएगा वो एमआर में। लेकिन आंख मूंद कर जवाब देना मतलब लाइट वर्क, बेहद ही आसान काम। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए। आदिकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो काल के पहले क्या जुड़ा है? आदि। काल के पहले क्या जुड़ा है? आदि, तो आदि हो जाएगा। 36 का ए। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? वाव, प्रत्यय तो बहुत मजा आता है। संस्कृत का प्रत्यय थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन हिंदी का प्रत्यय तो लाजवाब। उच्चारण पर ही डिपेंड करता है। ममेरा, एरा, चचेरा, एरा, समझ गए ना? तो ममेरा, चचेरा, दोनों में एरा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? 37 का जवाब ए। चलिए पढ़ाई, पढ़ाई का उच्चारण करिए, खुद पता चलेगा। अपने मुंह से उच्चारण करिए, रंजीत भैया के मुंह से थोड़ी ना काम चलेगा। तो पढ़ाई, आई, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए दिखावट, आवट, दिखावट, आवट, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कितना जल्दी 40 हो गया। ओके, चलिए हमको बताइएगा कि अंत में कि आपको कितना आया, 100 में आपको कितना आप टच कर लिए। जरूर कमेंट करना सबको, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 100 में कितना नंबर लाए, ताकि मैं ये जज कर पाऊं कि आपकी तैयारी कितनी है। ताकि कुछ दिक्कत होगी तो उसको मैं एडवाइस कमेंट सेक्शन में लिखकर प्रोवाइड कर दूं। ओके, आपके बेनिफिट्स के लिए होगा, समझे ना? चलिए शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्र से क्या बना है? शास्त्रिक, शास्त्रीय, शास्त्रीय बना है। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, आप सुने हैं ना, वही। आगे, रंग शब्द का विशेषण, अब कोई रंगबाज कहेगा, नहीं, विशेषण कह रहा है, तो रंगीन। रंगबाज विशेषण है? नहीं है, रंगीन, समझ गए ना? रंगीन पेपर, पेपर की विशेषता है। रंगीन टीवी, टीवी की विशेषता है, समझ गया ना? रंगीन चटाई, चटाई की विशेषता है। ओके, अब रंगबाज में कहां विशेषण है? बाज की विशेषता रंग, ये संभव है? गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वेद से क्या बनेगा बाबू? वैदिक। वेद से क्या बनेगा? वैदिक। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ए। वेद से क्या बनेगा? वैदिक। आगे, आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब दुनिया में आचार्य कोई एक ही है, कोई खास नाम का बोध हो रहा है? आचार्य तो कितने भरे पड़े हैं, व्याकरणाचार्य कितने भरे भरे हुए हैं, शास्त्रों के रचयिता कितने भरे हुए हैं। तो आचार्य बहुत लोग हैं, बस आचार्य एक कैटेगरी को बता रहा है कि इस टाइप के लोग आचार्य होते हैं। जैसे शिक्षक, अध्यापक, वैसे ही आचार्य जातिवाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44।
चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए तो आप चतुर आदमी को देख सकते हैं, उसकी चतुराई को नहीं। कोई कोई बड़ी चतुर आदमी होता है, उसको देख सकते हो, उसके अंदर छिपी हुई चतुराई को नहीं। तो वह संज्ञा जिसे भाव का बोध होता है, गुण का बोध होता है, अवस्था का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। जो दिखाई न दे, न स्पर्श हो, बशर्ते कि फील किया जाए, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसीलिए 44 का सही जवाब होगा सी। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा? गुच्छा, तो गुच्छा कैसे बनता है? अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारे अंगूर हैं। चाबियों का गुच्छा, उसमें बहुत सारी चाबियां हैं। तो एक समूह का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए गुच्छा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का जवाब दीजिए। प, इसका तो मैं बहुत बढ़िया से आप लोगों को लिखवाया हूं ऑफलाइन में बाबू। प, देखिए हम जब उच्चारण कर रहा हूं प प, तो किसका उपयोग करें? ओठ के ना, तो इसीलिए क्या होगा? ओस्ट। इसका एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा। क वर्ग, यदि क वर्ग रहेगा तो क्या होता है? कंठ। च वर्ग, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु। देखिए इसी पर सब क्वेश्चनों मिल जाएगा, एक यही ट्रिक पर, मात्र इस ट्रिक पर आप सब हल कर दोगे जितना उच्चारण पूछेगा। तो क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा। ट वर्ग क्या है? मूर्धा। ओके, फिर त वर्ग दंत। त वर्ग क्या हुआ? दंत। और प वर्ग हो जाएगा ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। और वह हो जाएगा दंतोष्ठ। ऐसे ही अभी बहुत सारा है। ओके, फिलहाल इतना ही समझिए, इतना ही पर तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन सेट कर दिया है। ओके, अब वर्ग का अर्थ क्या हुआ? पांचों वर्ण। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, अंग तो अनुनासिक में भी रखता है। च वर्ग मतलब च छ ज झ इय, च छ ज झ इय उसको भी रखता है। ट ठ ड ढ वर्ग में पांचों आ जाएंगे। तो चलिए प, तो प क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अब द वर्ण का उच्चारण, तो द किस में आएगा? त थ द ध में ना, तो त थ द, तो क्या हो जाएगा? दंत। देखिए क्या हो गया? दंत। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है, इसमें से ही पूछेगा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, अभी ने उधर लिखे थे क वर्ग, क वर्ग कंठ, तो क का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं बाबू, यहां पर से लगा है, तो से तो करण कारक में भी आता है, आपादान कारक में भी आता है, लेकिन करण नहीं होगा, क्योंकि करण में लगाव का बोध होता है और आपादान में अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या होगा? आपादान कारक ये होगा। यही रहता कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो प्लीज टाइप दिस आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, मैं उसको देखूंगा कि आप क्या सही जवाब दे रहे हैं। पेड़, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, वहां का से क्या है? करण कारक है कि आपादान कारक है? ओके, आगे करण कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो देखिए यहां पर से के द्वारा आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52। इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन थे बाबू, वो आपके क्या थे? बोर्ड एग्जाम के लिए ग्रामर के क्वेश्चन थे। समझ गए ना? अब ग्रामर के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भैया या सर हमें ग्रामर का पेपर इस टाइप का लगा। कैसा लगा? हलवा लगा या नारियल लगा? आप बताओगे। ओके, चलिए अब बाल कृष्ण भट्ट, देखिए बहुत लोग बुक से भी बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन बुक भाई उतना ही मजेदार दिया है इस बार। चलिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना क्या है? तो जो क्या लिखे थे? बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा पाठ लिखा? पहले के तो पाठ है जी बातचीत, निबंध है, आपके बुक का पहला ही लेसन है।
ओके, आगे। सूबेदारनी की शीर्षक कहानी की पात्र है। उसने कहा था, उसी से न लहना सिंह प्यार करता था बचपन में। ओके, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में उसको टांगे के नीचे आने से बचाया था। फिर उसको फ्लर्ट करने लगा था, बार बार एक ही सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई मतलब सगाई। वो धत कहकर शर्मा के भाग जाती थी और अंत में एक दिन कह दी कि हाँ हो गई कल ही। देखते नहीं फूलों से फूलों वाला ये सालू, सालू मतलब दुपट्टा। बेचारा लहना सिंह हतप्रभ रह गया, उसका दिल ही टूट गया। तो ऐसी चर्चा किस में आई थी? उसने कहा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54। 54 का जवाब दीजिए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये कहानी आपको कैसी लगी थी? क्या हास्य प्रधान लगी थी, या व्यंग्य लगी थी, या धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान? उसमें दिखाया गया है कि एक बार जब पता चल गया कि सूबेदारनी की माने सगाई हो चुकी है, एकदम लहना सिंह क्या रह जाता है, उस प्यार को अपने हृदय में दबा कर रख देता है। कभी किसी के सामने भेद ही नहीं खुलने देता है कि मैं कभी उसे प्यार भी करता था। वही लड़की सूबेदारनी के रूप में उसके सामने आती है, फिर भी उसकी नजरों में उतना ही आदर है। वही लड़की उससे एक वचन लेती है कि जिस तरह तुमने मेरी रक्षा की थी उस दिन, तुम मेरे युद्ध भूमि में बेटे और पति की भी रक्षा करना। वो भी काम करता है। मतलब क्या है? चरित्र प्रधान है। आज के जैसा ना कि मैंने कोई क्या होता है, मैंने किसी से प्रेम करता है तो उसको डांटेगा कि अगर जहां कुछ भइल तो तोर वीडियो वायरल कर देम, तोर फोटो वायरल कर देम। क्या ये चरित्र प्रधान है? नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 55। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे? अर्धनारीश्वर। क्या लिखे? अर्धनारीश्वर। संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण की है। तिरिच्छ उदय प्रकाश की है। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की है। तो अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? अरे भाई, ये हमनी के बिहारे के हवन। ओके, तो रांची झारखंड, इटारसी मध्य प्रदेश, लमही उत्तर प्रदेश, सिमरिया बिहार, और बेगूसराय जिला। सिमरिया में कौन सा जिला? बेगूसराय जिला। इसको एडवांस में याद रखिएगा। ओके, आगे। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, रीति युग के, द्विवेदी युग के, छायावादोत्तर युग के। तो छायावादोत्तर युग के हैं, माने छायावाद के बाद के कवियों में इनकी गिनती होती है। छायावाद के बाद के कवियों में किनकी गिनती होती है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसीलिए क्या होगा? छायावादोत्तर युग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब दीजिए। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या है? एक रोग है। गैंग्रीन क्या है? एक रोग है। समझ गए? यह एक रोग है बाबू। अब कैसा रोग है? तो पहाड़ी इलाकों में, जंगली इलाकों में कांटा चुभने के कारण बड़ा घाव जो बन जाता है, उसी को गैंग्रीन कहते हैं। अब कहेगा भैया कांटा चुभने से भी घाव होता है क्या? तो वहां के लोग इतने लापरवाही हैं। अब कहिए से कांटा चुभा है, धीरे धीरे वो मांस कड़ा हो जाएगा, अंदर ही अंदर घाव बना देगा। घरे अपने से निकालने का प्रयास करेंगे, किसी से पिन उनसे सुई से निकालने का प्रयास करेंगे और उसको जख्म बना देंगे। और इसका इलाज कैसे होता है? उस अंग को काट कर। इतना भयावह होता है। समझ गए ना? चलिए, तो किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का आया है? तो रोज। एक और बात बता दें, ये रोज कहानी को पहले गैंग्रीन ही नाम रखे थे अज्ञे जी, लेकिन बाद में फिर गैंग्रीन हटाकर क्या नाम रख दिए? रोज। क्योंकि इस कहानी की मुख्य पात्री है मालती, और वो रोज एक ही धुरी पर अपने जीवन को व्यतीत करती है, इसीलिए कहानी का नाम है रोज। सब कुछ पढ़े हैं आप लोग। ओके, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मालती। अभी बताए, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मालती। अगला क्वेश्चन नंबर 60, और मात्र 40 रह गए बाबू, मात्र 40 है। अज्ञे के पिता का क्या नाम था? भाई ये तो हमेशा आप लोगों को मैं ट्रिक से बतलाता हूं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो उसी में तो है आंसर, हीरानंद। ओके, तो इनके पप्पा का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पूरा तत्ववेता थे इनके पप्पा। ओके, आगे। भगत सिंह की रचना कौन सी है? भगत सिंह क्या लिखे थे? एक लेख और एक पत्र। ये किसकी रचना है? भगत सिंह की रचना है। हलवा है ना? बुक भी हलवा है भाई, एकदम इजी है, बुक भी इजी है। ओके, अगला। चोर कैसे ताल है? तो ये ओ सदा नीरा जो पाठ है ना बाबू, उसी में आया था। चौर कैसे ताल हैं? उथले हुए ताल हैं। कैसे हैं? उथले हुए ताल हैं। चौर और मन दो ताल हैं। चौर
उथले हुए मन गहरे ताल है, चौर में से पानी निकल जाता है। एक वक्त पे बरसात में रहता है फिर निकल जाता है, तो मिट्टी गीली रहती है, वहां पर खेती हो जाती है। लेकिन मन विशाल और गहरे ताल है, उसमें पानी सालों भर रहता है। आप पढ़िएगा ना वो सदा नीरा, आपको पता चलेगा। आगे, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? बिशनी, यही तो क्या थी? सिपाही की माँ थी। ये क्या थी बच्चों? सिपाही की माँ। समझ गए ना? और मुन्नी कौन थी? सिपाही की बहन। मुन्नी कौन थी? सिपाही की बहन। तो चलिए, किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन नंबर 64, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो माथुर जी हैं। ओ सदा नीरा जो लिखे हैं वो माथुर जी। क्या नाम था उनका पूरा नाम? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। आगे, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जयप्रकाश नारायण, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो मोहन राकेश की तो चर्चा ही नहीं है इसमें, मलयज की भी नहीं है, जयप्रकाश नारायण और जगदीश चंद्र माथुर। तो 65 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण में भी नहीं, इनकी तो 2 रचना ही लिखी गई है। समझ गए ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। सही जवाब क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये क्या है? आलोचना है। तो इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये कौन सा पाठ लिखे थे बाबू? जूठन। एकदम मस्त कहानी है, इमोशनल कहानी है। समझ गए ना? बढ़िया से सुनिएगा तो सुनते सुनते आप भी इमोशनल में बहने लगिएगा, इमोशन में बहने लगिएगा। ओके, वही बात है। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के हैं? तो आ गया ना जूठन के। ये कलीराम क्या था? हेडमास्टर था। बड़ी बदतमीज हेडमास्टर था, इतना बदतमीज कि चूहर जाति के लोग को पढ़ने ही नहीं देता था। कहता था तुम लोग का काम है बस जूठा खाना और लोगों की घर की सफाई करना, तुम चूहड़ हो। ओम प्रकाश को चूहड़ा कह के बोलता था, पढ़ने ही नहीं देता था। लेकिन ओम प्रकाश के पप्पा बहादुरी दिखाए, जाकर लड़े स्कूल में, जिसके कारण ओम प्रकाश जी को पढ़ने का मौका प्राप्त हुआ, नहीं तो बेचारे 3 दिन से झाड़ुए लगा रहे थे मैदान का। आगे क्वेश्चन नंबर 68, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि किस पाठ से है। तो एक पाठ था, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो डायरी है, क्या है बच्चों? डायरी। तो उसके लेखक कौन थे? मलयज। हंस जे कृष्णमूर्ति तो शिक्षा के हैं, नामवर सिंह, उदय प्रकाश तो तिरिछ लिखे हैं। समझ गए ना? और मलयज और यहां पर नामवर सिंह, तो क्या होगा? मलयज। 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 68 का सही जवाब हो जाएगा सी। ओके, मलयज की रचना है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। समझ गए ना? चलिए आगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? वाह, आ ही गया, मलयज। मलयज अभी बताए वहां पर, यहां भी आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70, तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो पाठ का परिचय पढ़ोगे तो एक जगह आपको जादुई यथार्थ मिलेगा। तो वही जादुई यथार्थ, न हास्य है, न अस्तित्ववादी है, न आदर्शवादी है, बल्कि जादुई यथार्थ है। उसमें जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं लगता है कि बस एक जादुई बात है कि तिरिच के काटने से लोग मर जाता है, विष खा पर। कोई कोई तो इस बात पे विश्वास नहीं करता है। आगे, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति तो जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, रोज तो अज्ञे लिखे हैं, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं। अतः राइट आंसर क्या होगा? डी, शिक्षा। समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना है, बस टुकु टुकु पढ़ना नहीं है, लाइक भी करना है। ओके, लाइक करके हम लोगों को भी इंकरेज करना है। ओके बाबू, और खूब शेयर करिएगा, क्योंकि आज ये जो हम 100 क्वेश्चन देंगे, 100% सही आपको जवाब देंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हैं। समझ गए ना? लबा 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 लोग बता दिए हैं, लेकिन यहाँ लबा लबा कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर 100%, 100 में 100 सही दिया जाएगा, 99.9 भी नहीं, 100। इसलिए भरपूर शेयर कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 72,
चलिए, लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। उनके नजर में तो ये विश्व शिक्षक जैसे फील होते थे। समझ गए ना? ओराव भाषा में धांगड़ का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर, जिनको खेती कराने के लिए लेकर आया गया था पश्चिमी चंपारण में। समझ गए ना? चलिए आगे, गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में हुई है? गंडक नदी कहाँ आई है? तो माथुर जी के पाठ में आई थी ना। और माथुर जी का पाठ क्या है? ओ सदा नीरा। क्या है बाबू? ओ सदा नीरा। जो किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इन्होंने लिखा है। समझ गए? चलिए, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। ओके, रामधारी सिंह दिनकर कौन से विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। ओके बाबू, अगला 76 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो जब अर्धनारीश्वर पढ़े थे कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यदि किसी मर्द में औरत के गुण आ जाए तो उसकी मर्दानगी खत्म नहीं होती है, बल्कि वो और परिपूर्ण बन जाता है। और यदि किसी औरत में मर्द के गुण आ जाए तो उसकी भी औरतपन खत्म नहीं होता है, बल्कि वो और बहादुर हो जाती है। समझ गए ना? तो ऐसी चर्चा किसमें हुई थी? निबंधात्मक पाठ में। तो क्या हो जाएगा? निबंध, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, कुछ नहीं है। क्या है? निबंध है। इस स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह उक्ति किसकी है? तो पहले तो ये समझिए किस पाठ से? तो बातचीत पाठ से है। वही पाठ में तो ये बतावल गुलबा कि हमने के किस तरीका के बातचीत करे के चाहिए। वो मेरे को मजेदारो बात रहे कि दो सहेलियों की बातें सबसे ज्यादा रसदार होती हैं, लेकिन जल्दी किसी को सुनने को मौका नहीं मिलता है। जो सुना है वो बता सकता है कि दो सहेलियां आपस में कितना रसदार बतियाती हैं। समझ गए ना? वही है। तो क्या था? बातचीत। बातचीत के कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 78, इसका जवाब दीजिए। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है? हम तो ये रटवा दिए हैं अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन। क्या है? उषा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा। और व्यंग्यात्मक कविता कौन सी है? अधिनायक। कौन सी है? अधिनायक। और गद्य कविता कौन सी है? आप बताइएगा। समझ गए? हम रटवाए हैं आप लोगों को। गद्य कविता जल्दी से थोड़ा सा इसको टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। गद्य कविता कौन सी है? हार जीत। यही ना गद्य के जैसा फील हो रहा था आप लोगों को? लग ही नहीं रहा था कविता है। और व्यंग्यात्मक जब पूछेगा, माने टोन कसने वाली कविता, तो वो कौन सी थी? अधिनायक। जिसका मुख्य नायक कौन है? हरचरना। 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 ओके, तो दो गो यहां से याद कर लीजिएगा और एक यहां से याद कर लीजिएगा। कवियों का कवि किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को, पंत जी को, प्रसाद जी को, निराला को। तो शमशेर बहादुर सिंह को। इन्होंने उषा लिखा है बाबू। इन्होंने क्या लिखा है? उषा। आप देख लीजिएगा, उषा लिखा है। और उन्हीं को क्या कहा गया है? कवियों का कवि। परिचय में से देखिएगा, मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 80, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? तो हम बार बार कहते हैं कि पूरा नाम भी याद रखिएगा। जैसे जे कृष्णमूर्ति, उनका पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। समझ गए ना? अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस वैसे ही मुक्ति बोध के का नाम रहे गजानन माधव मुक्ति बोध। इनके भी देखिए अपने अपने नमवे में पप्पा का भी नाम रखे हैं। इनके पप्पा का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम में पापा को नाम रखकर अमर बना देते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी भी वही थे। उनका भी नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद उनके पप्पा जी थे। ओके, चलिए आगे। ज्ञानेन्द्रपति किस प्रशासनिक पद पर रहे थे? कारा अधीक्षक। बीपीएससी, जो बीपीएससी पास करता है उसको ऐसा पोस्ट मिलता है। तो बीपीएससी पास करके कारा अधीक्षक बने थे, लेकिन ज्यादा दिन तक पोस्ट पे नहीं रहे। फिर इन्होंने रिजाइन करके स्वतंत्र लेखन के रूप में अपना जीवन निर्वहन किया। आगे क्वेश्चन नंबर 82, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर, जिसमें पढ़े थे टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ाई जाती है। तो चलिए, भूषण, नाभादास, सूरदास, ज्ञानेन्द्रपति, यही है। ओके, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? हई है विश्वगुरु ना। कवियों के कवि, कवियों के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। क्या लिखे हैं? उषा लिखे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84,
तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था भाई, ये बताइए। मस्त क्वेश्चन आ गया। कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। निहालपुर, तो निहालपुर तो उनका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। हई जो है ना बाबू, उस सुभद्रा जी का है, समझ गए ना। कसया कुशीनगर तो इनका है, अज्ञे जी का है। किनका है? अज्ञे का है। तो क्या होगा? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। 84 का सही जवाब होगा ए। और ये किनका है श्योपुर? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, कुछ आपको भी वर्क दिया जाए, क्योंकि आप अभी तैयारी में हैं, थोड़ी ना एग्जाम देकर आ गए हैं, तैयारी में है। आप जवाब दीजिएगा। कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण, तो क्या वात्सल्य, भक्ति, श्रृंगार, वीर रस। कवि भूषण की कविता में वीर रस, पढ़िएगा ना, कविता भी वीरता से भरी हुई कविता है, समझ गए ना। चलिए आगे। 86 नंबर, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? ये तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, कामायनी। कौन सा है? कामायनी। एक अलग और क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्कथा, वो किसी और की रचना है। आप बताओगे कामायनी एक कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? आप बताइए। ओरिजिनल कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इनकी विश्व ख्याति का यही एक आधार भी है, कामायनी। ओके, आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? लगले बताइनी है, निहालपुर। 87 का सही जवाब क्या होगा? डी, निहालपुर। ओके, आगे। अभी बताए थोड़ी देर पहले, पुत्र वियोग यही लिखले बाड़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखले बाड़ी। तब पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? ये सुभद्रा जी है। इतना इमोशनल कविता है भाई, पढ़ाते समय तो हम लोग का कलेजा फटने लगता है, सुनने वाले का क्या हाल होगा। उनका बेटा मर जाता है, इतना इमोशन में कविता लिखी है, आप जरूर एक बार पढ़िएगा। ओके, आगे। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। आ गया ना, यानी इनका बच्चा मर चुका है, हमेशा एक आस में रहती है कि कभी भी तो वो दिखाई दे दे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि वी ऑल आर मोर्टल, हम सब मरणशील हैं, मृत्यु अवश्यम भावी है, जो मर गया सो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो आस में रहती है। तो यह किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग की है, क्योंकि खोया हुआ खिलौना उनका कौन था? बेटा था। कौन था? बेटा था। ओके, चलिए अभी उतना डिटेल से जाने का वक्त नहीं है, वो हम सब ऑफलाइन पढ़ाए हैं। ओके, यदि आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे भेजिएगा, वो सब पढ़ लेंगे बढ़िया से। आगे। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो गांव के घर की कविता की है। गांव का घर, गांव का घर, इसके लेखक कौन है? आप बताइएगा। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़ का। अपने बेटे को कंधे पर बैठाए हैं, बिटिया से सवाल पूछते हैं, बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है? बिटिया बताती है कहाँ कहाँ लोहा है, फिर थोड़ी देर रुक कर फिर बताती है, फिर पप्पा भी बताते, फिर मम्मी भी बताते, पूरा परिवार लोहा खोजने लगता है। ओके, आगे। क्वेश्चन नंबर 92, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता से है? तो जन जन का चेहरा एक। एक से एक जो है ना बाबू, ट्रिक इसी एक से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कविता में एक 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 वर्ड खूब आया है। ओके, आगे। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक कौन लिखे हैं? भूषण। 93 का सही जवाब क्या होगा? डी, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल का उसमें वर्णन भी किए हैं। चलिए 94, कवि जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? जायसी ने क्या लिखा है? पहिल के न कविता है जी, कड़बक। क्या है? कड़बक। एक आंख अंधा है फिर भी वो क्या? पूरी दुनिया को पहचानते हैं। तो कवि जायसी की रचना क्या है? कड़बक। क्या है बाबू? कड़बक। चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? ये जायसी हैं, चित्ररेखा लिखे हैं। ओके, क्या लिखे हैं? चित्र रेखा लिखे हैं। चलिए अगला 96, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि थे? चलिए ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो राम मार्गी, कृष्ण मार्गी तो ऐसे ही गलती है, दो गो। प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी? तो प्रेम मार्गी। क्या थे बच्चों? प्रेम मार्गी। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रेम मार्गी। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास तो भक्ति काल के हो जाएंगे, सूरदास तो भक्ति काल के कवि हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 98, इसका जवाब दीजिए। पाठ्य पुस्तक में सूरदास द्वारा रचित पद कहाँ से संकलित है? माने हमने जो सूरदास के रचना पढ़ले बानी जा,
कविता वो कहाँ से लेवल गोली बा? सुर सरावली से, साहित्य लहरी से, राधा रस केली से, सूर सागर से बाबू। 98 का सही जवाब होगा बी। अगला 99, तुलसीदास द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। और यही रामचरितमानस उनकी विश्व प्रसिद्धि का मूल आधार है। किनकी? तुलसीदास की। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए मालूम ही है लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, रामधारी सिंह दिनकर को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, मोहन आकाश। तो किसको? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ओके, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। 100 में आपको कितना नंबर आया आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके बाबू, इसके बाद सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिएगा। ये निबंध आया है, एक बार आपको दिखा दे रहे ताकि तैयारी कर लेंगे। मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, छात्र जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे त्योहार, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल, आधुनिक यंत्र मानव, प्रदूषण, यानी इसमें इतना बढ़िया बढ़िया दिया है कि कौनो उठाइएगा तो दम भर लिख सकते हैं। आप छात्र जीवन पे लिख सकते हैं, त्योहार पर तो बम्पर लिख सकते हैं, मोबाइल के बारे में तो और ज्यादा लिख सकते हैं, आप प्रदूषण तो देख ही रहे हैं। माने कितना मस्त दिया हुआ है। ओके, मस्त दिया है ना? बिल्कुल। चलिए अगला हम दिखा देते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आया है, आप लोग देख लीजिए। ओके, ये है सप्रसंग व्याख्या करने वाला। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण, ये क्या है? अर्धनारीश्वर का है, हम लिख दे रहे हैं। ओ पाठ आप तैयारी कर लीजिएगा। ये अर्धनारीश्वर पाठ का है, अर्धनारीश्वर, समझ गए? वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, ये ओ सदा नीरा पाठ का है। ओ सदा नीरा, आप देख लीजिएगा। आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया, ये सूरदास वाला है। समझ गए ना? इनको कृष्ण भगवान की जूठन चाहिए, शीत न लग जाए, ये तो इनका है जी। पुत्र वियोग, जो बड़ी इमोशनल कविता है, एकदम फेमस चैप्टर से दिया है। आप लोग भी इन चारों चैप्टर्स को थोड़ा एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ओके बाबू, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया। अब आपको दिखा देते हैं कैसा पत्र आया है, देख लीजिए, तैयारी कर लीजिएगा। अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलंब दंड माफ करना है। माने देर से आप गए हैं, उसके लिए आपको दंड लगाया गया है, उसको माफ कराने के लिए तो हम एप्लीकेशन लिखवाए हैं ना, देख लेना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी, ये तो लड़ गया, हम यही लिखवाए हैं, वो भी आ गया है। समझ गए ना? चलिए ठीक है। अगला, अब देखिए इसमें से 5 का उत्तर आपको देना है। कितना का उत्तर देना है? केवल 5। चलिए, तो कहां कहां से क्वेश्चन है एक बार देख लो। उसने कहा था लप्टन साहब की जेब से क्या क्या मिला? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत पाठ है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, अर्धनारीश्वर पाठ है। धांगड़ों को अंग्रेज, ओ सदा नीरा पाठ है। चलिए, मानक और सिपाही, सिपाही की माँ पाठ है। सब एक बार झट झट बता दे रहे हैं, समझ गए, ताकि आप लोग तैयारी कर पाए। कवि जायसी द्वारा रचित कड़बक पाठ है। कवि सूरदास, सूरदास वाला है। पुत्र को छौना, वाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्र वियोग। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो ये भी आप पढ़िएगा, जयशंकर प्रसाद की कविता तो आपको मिलेगा। चातकी किसके लिए? स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए, क्योंकि चातकी जो है ना वो केवल एक ही बार पानी पीती है। कब? जब स्वाति नक्षत्र में पहली बार बरसात होती है तब। उसके बाद उसी बूंद के लिए तरसती है कि कब मिलेगा, कि कब हम पिएंगे। सब पढ़ाया है, देख लेना। ओके, आगे। और एक और इधर होगा जी 10वां, राख से लिपा हुआ चौका, उषा पाठ का है। सब लिखवाएं टोटल, आप मिलाइएगा ना, खुद पता चलेगा। ओके, और ये देखिए 55 नंबर वाला है, 3 गो लिखना है, 6 गो दिया रहता है। अर्धनारीश्वर पाठ का निबंध। तो अर्धनारीश्वर में तो बहुत ही आप लोग अच्छी तरह सबको सुने थे। उसने कहा था कहानी का सारांश, बातचीत निबंध का सारांश, तो इसमें ये वाला लिखवाया गया, लिख सकते हैं। प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? भूखा भिखारी के रूप में, जन्म जन्म का भूखा भिखारी के रूप में, अनहरा लंगड़ा लूल्हा पापी उपी सब बोले हैं, सब लिख दीजिएगा। कवि मुक्तिबोध के अनुसार नदियों की वेदना का क्या कारण है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि लोहे की पहचान किस रूप में करते हैं? लोहा, लोहा का अर्थ यहाँ पर ये मेटल नहीं है, धातु नहीं है। लोहा का अर्थ क्या था कि हर पुरुष जो मेहनत करता है वो लोहा है। मैं लोहा हूं, मेहनत करके पढ़ा रहा हूं। आप लोहा है, मेहनत करके पढ़ रहे हैं। आपके मम्मी पापा लोहा है जो इतना संघर्ष करें। तो दुनिया में जो मेहनत करेंगे वो क्या है? लोहा है। यही इसका आंसर होगा। खूब बढ़िया से उसको बनाकर लिख देना है। ओके बाबू, तो ये रहा आपका पेपर, समझ गए। और ये है संक्षेपण करना। संक्षेपण से संबंधित एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख लो, पक्का आपको
कितना 4 में 4 नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, बाय।